हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू डूइंग। और आज मैं आ गई हूँ एक फ्रेश न्यू चैप्टर लेके। एंड चैप्टर आप देख सकते हो बोर्ड पे, इट इज़ मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि जो भी नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल है उनको मैनेज क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आर एनवायरनमेंट में तो हमने थोड़ा बहुत देख लिया था कि कैसे एनवायरनमेंट को में इकोसिस्टम कैसे काम करता है, और थोड़ा बहुत पोल्यूशन और उसका ओजोन वगैरह के पोल्यूशन से कैसे काम होता है, तो ये सब हमने थोड़ा बहुत वहाँ देखा था। बट यहाँ थोड़ा सा हम डिटेल में एग्जैक्टली पोल्यूशन तो नहीं, लेकिन रिसोर्सेस मैनेजमेंट और वो दोनों एक तरीके से फिर रिलेटेड हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा आज देखेंगे कि हाउ रिसोर्सेस कैन बी मैनेज्ड। तो ये आपका फाइनल लास्ट चैप्टर है, चैप्टर 16 मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। ठीक है, और आपको बस ध्यान से चैप्टर पढ़ना है। देखो, कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक नहीं है, अंडरस्टैंडिंग ईजी अंडरस्टैंडेबल कॉन्सेप्ट्स हैं, क्योंकि रिसोर्सेस मैनेजमेंट आप ऐसा नहीं है कि पहली बार पढ़ रहे हो या आप पहले से भी पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, तो अपने समझना इज़ नॉट अ प्रॉब्लम इस चैप्टर में। बस ये है कि है तो अब पढ़ना पड़ेगा ना, और ढंग से पढ़ना पड़ेगा। आप यूं ही इस चैप्टर को ऐसे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको पढ़ने पड़ेंगे। ओके, अच्छा, अब इस चैप्टर का मैं इंट्रोडक्शन तो देखो, रिसोर्सेस जो हैं, जो कि हम जनरली दो रिसोर्सेस पढ़ते हैं, राइट। वी स्टडी वन इज बायोडिग्रेडेबल, नहीं बायोडिग्रेडेबल अभी नहीं करते हैं, अभी हम करते हैं पहले तो रिन्यूएबल रिसोर्सेस और नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, दो तरह की हम रिसोर्सेस अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, आपने भी सुना ही होगा, है ना। तो जो रिन्यूएबल रिसोर्सेस हैं इनको तो आप रिन्यू कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि अपने वाटर हो गए, जो नेचुरल रिसोर्सेस हो गए, तो वाटर हो गए, सनलाइट हो गई, ये अपने रिन्यूएबल रिसोर्सेस है, रिन्यू करा सकते हैं। जैसे ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह नहीं होते हैं कि जैसे 10 सालों के लिए बन गया और फिर अगर ख़त्म हो रहा है, एक्सपायर हो रहा है, तो फिर वापस आरटीओ जाके उसको रिन्यू करा लो। तो रिन्यूएबल है, आप आराम से इनको वो करा सकते हो। नॉन रिन्यूएबल जो है कि एक बार once exhausted can't be formed क्विकली। मतलब यहाँ पर एक बार एग्जॉस्ट हो गया तो फिर जल्दी से नहीं बना सकते हो, ये वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस हो जाते हैं। फाइन, तो इसमें आ जाते हैं आपके कोल, पेट्रोलियम, या फिर हम कहें तो फॉसिल फ्यूल्स आ जाते हैं यहाँ पर, है ना। तो अब सोचो, ये एनर्जी सोर्सेस, अब दुनिया चलती इन्हीं की वजह से है। वैसे भी पेट्रोल के दाम जो है कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, तो ऑल्टरनेट सोर्सेस पे ही अपने को जाना पड़ेगा। वैसे ऐसे वो निकालने पड़ेंगे व्हीकल्स जो चले या तो सन की एनर्जी से चले या इलेक्ट्रिकल, तो खैर आ ही चुकी है मार्केट में। तो ऑल्टरनेट यही लेना पड़ेगा, क्योंकि जिस हिसाब से पेट्रोल के कॉस्ट ऊपर जा रहे हैं। और ये है ना बच्चों की, ये जो कोल, पेट्रोलियम, ये सब फॉसिल फ्यूल्स हैं, इनको बनने में लाखों साल, करोड़ों साल लग जाते हैं, तब जाके तो ये बनते हैं। तो इनको अगर हम ख़त्म कर दें तो कैसे काम चलेगा। तो इसीलिए इस चैप्टर में हम यही देखेंगे कि इनको ख़त्म नहीं करना है, तरीके से यूज़। ऐसा तो है नहीं कि आप छोड़ ही दोगे इसको बिल्कुल ही, तो वो भी नहीं कर सकते हैं। तो इसको तरीके से हमें यूज़ करना भी है और आगे के लिए बचाना भी है। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली यही देखेंगे, जिस चीज़ को हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये टर्म आपने सुना होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेस, सुन रखा होगा ना, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ
रिसोर्सेस। ओके, तो इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि सस्टेनेबल मैनेजमेंट में यही सिखाया जाता है कि करंट जनरेशन को भी दो और फ्यूचर के लिए भी बचा के रखो। ठीक है, अब आजकल पोल्यूशन इतना हो चुका है, आप किस तरह के पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन देख लो एकदम धड़ल्ले से हो रखा है, वाटर पोल्यूशन देख लो आप कहाँ जा रहा है, एयर पोल्यूशन देख लो, आप दिल्ली चले जाओ, दिल्ली की क्या हालत होती है, स्पेशली जब आप दिवाली के आसपास चले जाओ फिर तो आप सांस लेने में आपको तकलीफ आएगी, ऐसी हालत है दिल्ली की। तो इट्स हॉरेबल कंडीशन ओवर देयर। तो बच्चों चीज़ें सही नहीं है बिल्कुल भी। तो अपने को जब तक हम अवेयर नहीं होंगे, जब तक आपको भी पता नहीं चलेगा कि हाँ भैया कुछ भी सही नहीं है, तब तक कैसे होगा। तो चीज़ें बिल्कुल सही नहीं है बच्चों। तो वही हमें समझना, एयर क्वालिटी इतनी डिग्रेड हो चुकी है कि कोई हद नहीं जिसकी। आप अपना फ़ोन उठाओ, फ़ोन का जब उसमें वेदर रिपोर्ट वाला कॉलम आप देखते हो, उसमें देखो एयर क्वालिटी इंडेक्स दिखाते हैं वो लोग, और उसमें बाकायदा लिखा होता है कि अनहेल्दी एयर क्वालिटी। मैंने तो आज तक ही नहीं देखा फ़ोन में बिल्कुल हाँ हेल्दी एयर क्वालिटी लिखा हो, वेरी रेयर। वो तभी होता है जब आप पूरा प्रॉपर ग्रीनरी वाले इलाके में चले जाओ, तब जाके वो थोड़ा बहुत ठीक भी दिखाता है। अदरवाइज आप मेन सिटी में रहो तो अनहेल्दी एयर क्वालिटी ही दिखाता है। आप सोचो तो क्या हालत हो चुकी है एयर की, इतना पोल्यूशन। सॉइल को देख लो, सॉइल में भी इतने केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स भरे पड़े हैं, इतना ऑर्गेनिक फार्मिंग सब करते रहते हैं, बट ना, बहुत पोल्यूटेड है सॉइल भी। और वाटर पोल्यूशन के तो क्या ही कहने हैं, आपने सुना होगा। आपको एक चीज़ दिखाती हूँ मैं, ये देखो, ये आपकी बुक में दिखा रखा है ना, ये कॉलीफॉर्म काउंट है। कॉलीफॉर्म क्या है? कॉलीफॉर्म इज अ बैक्टीरिया, कॉलीफॉर्म इज अ बैक्टीरिया। कैसा बैक्टीरिया है? रॉड शेपेड बैक्टीरिया है। ठीक है, इट्स अ रॉड शेपेड बैक्टीरिया जो हमारे इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। ठीक है, फाउंड इन ह्यूमन इंटेस्टाइन। तो बेसिकली ह्यूमन की जो फीसेस होती हैं उनमें ये बैक्टीरिया निकलता है। तो कहने का मतलब जितना कॉलीफॉर्म पाया जाता है, यानी पानी बेसिकली उतने ही पैथोजन उसमें भरे पड़े हैं, ये मान के चल सकते हो, उतना ही गंदा है। अब आप ये देखो, दिस इज मैक्सिमम और मिनिमम लेवल, वो रेड वाला जो है, और एनुअल मीन आपको दिखा रखा है ब्लू कलर से, और ग्रीन जो है वो डिजायर्ड लेवल है। अब ये ग्रीन डिजायर्ड लेवल होना चाहिए, आप देखो डिजायर्ड लेवल से एनुअल मीन कहाँ जा रहा है, इतना ऊंचा ये प्रेजेंट है, और मैक्सिमम मिनिमम लेवल। और ये एरिया देखो, ये गंगा का है, तो गंगा का जो रेंज है वो है 2500 किलोमीटर्स, जो बह के कहाँ, उत्तराखंड में बहता है। उत्तराखंड हो गया, देन उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, एंड वेस्ट बंगाल हो गया। इन 4 स्टेट्स में बह के फाइनली बे ऑफ बंगाल में ये अपने आप को ड्रेन करता है। तो इस पूरे 2500 किलोमीटर की जो रेंज है, उसमें देखो कहाँ पर कितना है कॉलीफॉर्म का वो रेंज, MPN। तो ये देखो ऋषिकेश में कम है, ब्रह्मपुत्रेश्वर वगैरह में थोड़ा इंक्रीज होता है, बिथनूर कानपुर में भयंकर पहुंच चुका है, कानपुर से इलाहाबाद में तो देखो कितना डेंजर गंदगी आ रही है। पटना में भी है, अच्छा खासा है, जो रेंज गिवन है उससे तो बहुत ही ऊपर है। तो हावड़ा करके आगे जितना भी एंड तक है वहाँ तक गंदगी, तो देखो कितना गंदा है। और ऐसा नहीं है कि सफाई की कोशिश नहीं करी गई, गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस भी किया था गंगा एक्शन प्लान, करा था ना इंट्रोड्यूस, बिल्कुल करा था। गंगा एक्शन प्लान कब करा था? 1985 में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था गंगा एक्शन प्लान। क्या फ़ायदा हुआ? कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इतना मतलब करोड़ों खर्च हो गए और गंगा की हालत देखो अभी, नहीं। तो गंगा की हालत वैसे ही बहुत बुरी है। तो वाटर पोल्यूशन इज़ ऑलवेज अपने मतलब, और लोग भी नहीं समझते हैं,
ना ही मतलब क्या बोले, ये अवेयरनेस नाम की चीज़ होनी चाहिए। लोगों को भी बहते पानी में कचरा डालना करना सब होता है, इट्स नॉट राइट। तो आपको भी बच्चों यही सब समझाना है और हमें मतलब बताना है कि दीज ऑल थिंग्स आर हैपनिंग, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड। अब गंगा एक्शन प्लान 1985 में लॉन्च तो कर दिया, अवेयरनेस भी करने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को, बट क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। तो अपने को क्या समझना है, देखो अपने को जहाँ तक है अपने को समझना ये है कि वी कैन एटलीस्ट डू समथिंग। तो हमें एक तो 3 Rs फॉलो करें हम, तो कुछ हो सके। एक तो है रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज। अब ये हमारे बच्चों को कहाँ समझ आता है आजकल। नहीं, अब हम कहें रिड्यूस, उसमें भी प्रॉब्लम है। अपनी जो नीड्स है, पहले बात तो उन नीड्स को कंट्रोल हम करें तो चीज़ें थोड़ी सी सही दिखे हमें। नीड्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं हम, वो नीड्स की वजह से फिर रिसोर्सेज पे ज़्यादा प्रेशर आता है। तो अगर हम अपने नीड्स को थोड़ा नीचे ले आए तो रिसोर्सेज पे प्रेशर कम पड़ेगा। नहीं, देन रिसाइकल, कोई भी चीज़ अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा रिसाइकल करें, अब पेपर हो गया, बॉटल्स हो गई, ये जो भी हम वेस्ट करते हैं फेंकते हैं, इससे बेटर है कि वो रिसाइकल में डाल दे। तो अब वही पेपर जो हमने फेंक दिया है, इंस्टेड ऑफ फेंकना या जलाना ये सब करने की जगह अगर हम उसको रिसाइकलिंग पे दे दें तो क्या हो जाएगा, एक पेड़ बचा लेते हो आप। क्योंकि वो पेपर बनाने के लिए फिर पेपर के जो ट्री होते हैं उनको काटने पड़ते हैं। तो इससे बेटर है कि वो पेपर हम रिसाइकल करवा दें, तो वो पेड़ जो है वो सेव हो जाएगा एटलीस्ट। तो रिसाइकल हम कर सकते हैं, उससे काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, राइट। रिसोर्सेज पे मेनली लोड हम नहीं आने दे रहे हैं। एंड थर्ड इज रीयूज। रीयूज में क्या होगा, रीयूज में ऑब्वियसली चीज़ों को अगर हम दोबारा से ही काम में ले ले तो काफ़ी हद तक, अगेन ये तीनों आर्ट्स मिलके क्या होते हैं, दे कैन रिड्यूस प्रेशर ऑन द रिसोर्सेस पे प्रेशर एटलीस्ट ये क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे। तो अगर हम अपना क्या करें, रिड्यूस करें नीड्स को, चीज़ों को रिसाइकल करें एंड रीयूज थिंग्स। तो रीयूज स्ट्रैटेजी, जैसे एनवेलप्स वगैरह होती है, एक बार आया और उसको फेंक दिया, नो, संभाल के रख लो, दोबारा काम में आ जाएगा। इस तरीके की चीज़ें करते हैं, कई लोग करते भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं। मेनी पीपल दे डू इट ऑल्सो, बट इफ़ एवरी वन ऑफ अस स्टार्ट डूइंग इट देन इट कैन मेक अ डिफरेंस। तो ये बात करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हम बात करते हैं प्रोवाइडिंग और यूजिंग रिसोर्सेस वाइजली, providing or using resources wisely by the current generation while taking care of future generation। तो ये आपको बताना चाह रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ये है कि रिसोर्सेस ऐसे यूज़ करो कि करंट जनरेशन भी उसको यूज़ कर सके, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कि करंट जनरेशन भी यूज़ करे और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हम बचा के रखें, तो वाइज यूज़। तो ये है सस्टेनेबल। ऐसा नहीं है कि रिसोर्सेज को बचाने के चक्कर में हम अभी तो यूज़ ही नहीं कर रहे हैं और फ्यूचर के लिए बचा ली, ये भी सही नहीं है ऑब्वियसली, फिर हम कैसे रहेंगे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एम्स एट दैट, ओके। यहाँ पर फिर आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है आपकी एनसीईआरटी में, व्हाई डू वी नीड टू मैनेज आवर रिसोर्सेस, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें दो बातें बताई गई है, एक है लॉन्ग टर्म
इफेक्ट्स और एक है शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स। देखो लॉन्ग टर्म यानी कि वाइज यूज करना है ताकि अभी भी यूज हो जाए और आगे बहुत दिनों तक के लिए चीज़ें अवेलेबल हो, ठीक है। और शॉर्ट टर्म एम करता है कि अभी जो जनरेशन है उसको तो बिल्कुल बहुत एकदम फुल फ्लेजेड मिले तरीके से, आगे का कोई भरोसा नहीं है। तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स इज मोर बेटर बिकॉज लॉन्ग टर्म एम करता है कि अभी भी हो जाए और आगे भी हो जाए। हाँ ये है कि लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा ये हो जाएगा कि फ्यूचर को बचाने के लिए अभी की जनरेशन में थोड़ा हिसाब से चलना पड़ेगा, चीज़ें बहुत आसानी से अवेलेबल नहीं हो सकती हैं। और जो शॉर्ट टर्म गेन्स है उसमें ये हो जाएगा कि अभी के जनरेशन को बिल्कुल खुलेआम सब चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पर यह हो जाएगा कि रिसोर्सेज विल बी अनलिमिटेडली अवेलेबल, नॉट अनलिमिटेडली बट रिसोर्सेज विल बी अवेलेबल इन एम्पल, अच्छे खासे क्वांटिटी में रिसोर्स अवेलेबल होगा शॉर्ट टर्म के अंदर, ठीक है। और लॉन्ग टर्म में ये है कि ये वाला मतलब ज़्यादा अच्छा इफेक्ट है बिकॉज ये फ्यूचर जनरेशन को भी ध्यान में रख के सोचा जा रहा है ना, कि इसमें फ्यूचर जनरेशन के बारे में भी हम सोच रहे हैं। शॉर्ट टर्म गेन्स तो करंट जनरेशन को ही एम करता है। और ये है कि अगर आपसे पूछे कि शॉर्ट टर्म के क्या गेन्स है तो आप यही कहोगे कि करंट जनरेशन को सब चीज़ें आराम से मिलेंगी। अब वही चीज़ है कि थोड़ा सा यहाँ पर क्या हो जाता है कि कुछ लोगों को रिसोर्सेज जो है वो बहुत अच्छे से मिलता है और हम देखते हैं ना जो रिच पीपल होते हैं वो और भी रिच हो जाते हैं और जो पुअर होते हैं वो पुअर ही होते चले जा रहे हैं, ऐसा भी बहुत देखने को मिलता है। तो आई मीन आप बस इस पैराग्राफ का समरी ये है कि वन शुड एम एट लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स एंड नॉट द शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म सिर्फ उस जनरेशन के लिए हो जाएगा, लॉन्ग टर्म जो है वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी जाएगा। तो वन शुड हैव अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव ऑफ मैनेजिंग नेचुरल रिसोर्स, ठीक है। और एक और यहाँ पर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है ये ना ही सिर्फ सस्टेनेबल डेवलपमेंट ना ही सिर्फ वाइज यूज ऑफ रिसोर्सेज की बात करता है, इसमें वाइज डिस्पोजल ऑफ वेस्ट की भी बात हो रही है, ठीक है। वाइज डिस्पोजल ऑफ वेस्ट यानी कि जैसे कि माइनिंग वगैरह होता है या फिर कोल, पेट्रोलियम, ये सब यूज़ करने के लिए बहुत ऐसे तरीके अपनाने पड़ते हैं जिससे कि वो रिसोर्सेस हमारे को अवेलेबल होती हैं। तो उनसे भी बहुत पोल्यूशन कॉज होता है, ठीक है। और उनसे जैसे कि मेटल्स वगैरह निकलते हैं या पेट्रोलियम कोल निकलते हैं, उनसे स्लैग वगैरह बहुत निकलते हैं। और आप ऐसे कोल एरियाज़ में चले जाओ जहाँ से कोल मिलते हैं ना, उनमें ऐसे ज़मीनें पता है वहाँ की बहुत अजीब होती हैं और वहाँ का एनवायरनमेंट पूरा काला ही होता है क्योंकि कोल ऐसे जगहों पे पाया जाता है। तो चीज़ें प्रॉब्लम होती हैं, तो वो भी एक एनवायरमेंटल इश्यूज़ हैं, तो उनको भी सॉल्व करना ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक एस्पेक्ट है। तो कहीं आपसे पूछ ले कि क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट सिर्फ वाइज यूज़ ऑफ रिसोर्सेज की बात करता है, तो आपको बोलना है नो। कभी कभार नॉट कभी कभार सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑल्सो एम्स एट वाइज या प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ द वेस्ट्स कॉज्ड बाय स्पेशली नेचुरल, मतलब रिसोर्सेज यूज़ करने के लिए, जैसे माइनिंग करोगे आप तो ही नेचुरल रिसोर्सेज जो ज़मीनों में है उनको यूज़ कर पाओगे, तो उनसे जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो कैसे सॉल्व करोगे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में वो चीज़ भी आनी चाहिए, ठीक है। So this is what is sustainable development wherein we learn that current generation को भी चीज़ें अवेलेबल हो और इस तरीके से अवेलेबल हो कि वो फ्यूचर जनरेशन भी उसको तरीके से यूज़ कर सके, ठीक है। और करंट जनरेशन वालों को शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट का नहीं सोचना चाहिए, वन शुड गो फॉर लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स, क्योंकि लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स में फ्यूचर जनरेशन का ध्यान भी रखा गया है। अब इसके बाद में अपने को देखना रहेगा कि कैसे जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको कैसे मैनेज किया जाता है और कैसे काम होता है, ठीक है। सो चिल्ड्रन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जब हमें पढ़ना होता है तो हमें बेसिकली क्या ध्यान देना है। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हम कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। सो वी आर मेनली फोकसिंग ऑन द फ्यूचर जनरेशन टेकिंग केयर ऑफ द करेंट जनरेशन। अब इसमें यह है कि द
ओनली कंस्ट्रेन इज दैट कि ये अटेन करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि ये ह्यूमंगस टास्क है कि आप करंट जनरेशन को भी सेटिस्फाई कर रहे हो और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी चीज़ों को बचा के रखना, ये अपने आप में एक ह्यूमंगस टास्क है। सो अटेनिंग दिस इज़ एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट। तभी हो पाएगा जब ये ओवरऑल जो सोसाइटी है कंप्लीट, उन सब में ये थोड़ा सा ये थिंकिंग आ जाएगा, देन ओनली इट विल बी पॉसिबल, राइट। तो दिस इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब थोड़ा सा हम आपके उसमें कोल एंड पेट्रोलियम करके एक टॉपिक है एनसीईआरटी में, उसको भी इसी में ले लेती हूँ। दैट इज़ अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था ना फॉसिल फ्यूल्स के बारे में। तो फॉसिल फ्यूल्स देखो दो ही हैं मेन, अपने कोल एंड पेट्रोलियम। और आप जानते हो कि ये जो कोल एंड पेट्रोलियम है कितना इम्पॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। लाइक पेट्रोलियम, यू नो हाउ मच इट इज़ इम्पॉर्टेंट। आजकल जो अपनी मेन जो रोज़ का लाइफ है वो बिना पेट्रोलियम के हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, अग्रीड। एंड कोल ऑल्सो इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर स्टॉक ट्रांसपोर्टेशन। जो भी सामान होते हैं, जो भी रोज़ की नीड होती है हमारी, वो वाया विद द हेल्प ऑफ कोल बहुत सारी चीज़ें, बहुत मेन एनर्जीज जो हैं वो कोल के थ्रू प्रोड्यूस होती हैं, राइट। तो वी हैव वेरी मच इम्पॉर्टेंट रोल फॉर दीज। लेकिन इन दोनों के साथ प्रॉब्लम क्या है, ये है एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेस, ठीक है, दे आर एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेस। और एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेस से ये मतलब है कि ये जैसे जैसे ये टाइम निकलेगा धीरे धीरे ये ख़त्म हो जाएगा। और फॉर श्योर एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन ये ख़त्म होगा। और बनने में इसको मतलब ये फॉसिल फ्यूल्स हैं, तो मैंने आपको बताया कि दे टेक मिलियन ऑफ ईयर्स, दे टेक मिलियन ऑफ ईयर्स टू फॉर्म फ्रॉम द बायोमास। जो लिविंग मैटर जो बहुत सालों मतलब मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले जो डिपॉजिट हो चुके थे डेड होके, उनके डिग्रेडेशन से ये बनते हैं फॉसिल फ्यूल्स, अग्रीड। तो ये कितना टाइम लेता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लेते हैं। तो एक बार ये अगर ख़त्म हो गया तो अपने पास में अवेलेबिलिटी इनकी ऑब्वियसली नहीं रहेगी, क्योंकि फॉर्म होने में अगले मिलियन ऑफ ईयर्स लगेंगे, तो उतना तो अपने पास टाइम है नहीं। तो ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ अगर ऐसा ये एग्जॉस्ट हो जाते हैं तो हमें क्या सोचना पड़ेगा, हमें ऑल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ एनर्जी सोचनी पड़ेगी। वैसे ही आ चुका है अभी, जैसे कि पेट्रोल प्राइसेस इतना ज़्यादा कॉस्टली हो गया है, तो पीपल आर स्विचिंग टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। कर रहे हैं ना कि मेनी पीपल दे आर स्विचिंग फॉर द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि पेट्रोल के प्राइसेस इतने हैं, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, उससे सस्ता तो इलेक्ट्रिसिटी वाला हो जाता है, राइट। तो ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे ऑलरेडी लोग स्विच करने चालू हो गए हैं। और आगे जाके ऐसा आएगा जहां हमें सिर्फ ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी, या तो सोलर पैनल पे चलने वाली गाड़ियां, या हाइड्रोजन फ्यूल पे चलने वाली गाड़ियां, या फिर हो सकता है शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए बाइक या मतलब साइकिल वगैरह कंपलसरी हो जाए। यू नेवर नो आगे क्या हो सकता है, जैसे जैसे चेंज हो रहा है। आप खुद देख रहे हो कि आपके फादर के जनरेशन में इतना प्रॉब्लमैटिक नहीं था पेट्रोल, लेकिन अब की जनरेशन में कितना ज़्यादा कॉस्टली हो चुका है, तो लोग स्विच करना ऑलरेडी चालू कर चुके हैं। तो अल्टीमेट ऑप्शन यही है कि ऑल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ एनर्जी पे हमें स्विच करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तो धीरे धीरे डिग्रेड होती हैं। इनके साथ एक अलग प्रॉब्लम और चलता है, वो ये है कि बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स की वजह से क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। burning of fossil fuels lead to production of harmful gases like oxides of nitrogen, सल्फर, कार्बन। मतलब कार्बन में हम जानते हैं सबसे मेन तो कार्बन मोनोऑक्साइड है,
ठीक है। और इनकम्प्लीट बर्निंग of fossil fuels leads to the production of कार्बन ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन। तो इनकम्प्लीट फॉसिल फ्यूल अगर बर्न होता है, ठीक है, इनसफिशिएंट ऑक्सीजन पे, तो ये क्या करता है, CO फॉर्म करता है। CO क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, दिस इज कार्बन मोनोऑक्साइड। अब ये क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज़्यादा हार्मफुल होता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल, ये ऑक्साइड्स ऑफ जो कार्बन है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस CO2 भी होता है। तो CO2 अगर फॉर्म होता है तो ये तो मेनली देखो ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस यू नो ना, ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस इफेक्ट आपको पता है ना, कि सनलाइट जब आती है तो अर्थ पे आने के बाद वो जनरली रिटर्न भी होता है, लेकिन जब ग्रीन हाउस गैसेस बहुत सारे हो गए अगर, लाइक CO2 वगैरह, तो ये क्या करते हैं, सनलाइट को ट्रैप कर लेते हैं और उनको वापस रिटर्न होने नहीं देते हैं। तो सिंस दे डोंट रिटर्न, दे रिमेन ऑन अर्थ, और वो फिर अर्थ पे रहते हैं, तो वहाँ टेम्परेचर बढ़ता है एंड अल्टीमेटली ग्रीन हाउस इफेक्ट से क्या इंक्रीज होता है, ग्लोबल वार्मिंग। तो एक तो ये प्रॉब्लम है, है ही कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड और भी ज़्यादा पॉइजनस होता है, दिस इज मोर पॉइजनस। तो अब इसकी वजह से दूसरी प्रॉब्लम्स जो हैं वो इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे मोर कार्बन डाइऑक्साइड जितना निकलेगा ना बच्चों, उतना क्या दिक्कत आ जाता है कि बॉडी में क्या है, ऑक्सीजन के साथ ये compete करने लग जाता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन के साथ compete करने लगता है फॉर ट्रांसपोर्टेशन, तो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग होने का डर होता है। तो बहुत मतलब फॉसिल फ्यूल, देखो फॉसिल फ्यूल से सस्टेन्ड है, बहुत ज़रूरी है, लेकिन एट द सेम टाइम फॉसिल फ्यूल के बर्निंग से ये प्रॉब्लम्स भी आती हैं। तो अपने को एनर्जी, कोल एंड पेट्रोलियम को बचाने के हिसाब से भी एक सोचना है सस्टेनेबल, और दूसरा पोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें सोचना चाहिए कि इनको जुडिशियसली ही यूज़ करें। एक्स्ट्रा यूज़ करोगे तो ना ही सिर्फ आप एनर्जी ख़त्म कर रहे हो, बट ऑल्सो यू आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स। इस तरह के अनवांटेड प्रॉब्लम्स को भी हम इन्वाइट कर रहे हैं। सो व्हाई नॉट यूज़ द रिसोर्सेज वेरी जुडिशियसली। तो आपकी बुक में कुछ ऑप्शंस भी दे रखे हैं जुडिशियस यूज़ के लिए। उन्होंने 4 ऑप्शंस दिए हैं, लाइक टेकिंग अ बस, यूज ऑफ पर्सनल व्हीकल और साइकिल्स, है ना, ये दे दिया है। दूसरा ऑप्शन दिया है यूज ऑफ बल्ब्स और फ्लोरेसेंट ट्यूब्स। थर्ड ऑप्शन दिया है यूजिंग अ लिफ्ट और टेकिंग ऑफ स्टेयर्स। तो आपको ये कुछ इन्होंने ऑप्शंस दे रखे हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो ठीक लगता है, आप क्या चूज करना पसंद करोगे। एक और दे रखा है यहाँ पे 4th कि वियरिंग एक्स्ट्रा स्वेटर्स और यूजिंग हीटर्स। तो एनर्जी बचाने के लिए आप इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको ज़्यादा ठीक लग रहा है, पूछ दिया आपके एग्जाम वगैरह में, तो आप कौन सा चूज़ करोगे। तो पर्सनल व्हीकल, ऑब्वियसली हर लोग पर्सनल व्हीकल यूज़ करेंगे तो ज़्यादा पेट्रोल खर्च होगा, ज़्यादा पोल्यूशन भी होगा और एनर्जी पे भी लोड आएगा। तो इट्स बेटर कि या तो बस ले या फिर साइकिल्स ले, तो पोल्यूशन कम होगा, कार पूलिंग करें। बल्ब्स, वो जो बहुत ज़्यादा 40 वाट 100 वाट के जो बल्ब्स आते हैं, उनकी बजाय अगर हम LED लाइट्स, अब तो ये फ्लोरेसेंट बोल रहा है, अब तो LED लाइट्स आ गए हैं,
तो वाई नॉट यूज़ एलईडी लाइट्स जो कम वोल्टेज कम एनर्जी भी यूज़ करते हैं, एनर्जी क्या बोलते हैं एफिशिएंट भी है और लाइट भी अच्छा देता है। अच्छा, यूजिंग अ लिफ्ट में अगेन यू आर यूजिंग द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो इट्स बेटर टू यूज़ अ स्टेयर जहाँ कोई एनर्जी खर्च नहीं होगा, रादर यू विल रिमेन हेल्दी व्हेन यू वॉक ऑन स्टेयर्स। देन यहाँ पर भी वही बात आ गई कि एक्स्ट्रा स्वेटर लोगे या फिर हीटर यूज़ करोगे, तो हीटर में वापस आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ कर रहे हो, सो इट्स बेटर टू वेयर एक्स्ट्रा स्वेटर्स, राइट। तो ये आपको कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं और इस सेक्शन में आपको ये समझाया गया है कि हमेशा हमें ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी का पहले तो सोच लेना चाहिए, क्योंकि कोल और पेट्रोलियम को सालों लगते हैं फॉर्म होने में, तो अगर हम उनके भरोसे बैठे रहे तो आएगी प्रॉब्लम। और दूसरा उनके यूसेज, ज़्यादा यूसेज से पोल्यूशंस भी तो हो रहे हैं ना, तो इन सारे रीजंस को ध्यान में रखते हुए हमें ऑल्टरनेट एनर्जी सोर्स पे जितना कम से कम इनका यूसेज हो उतना हमें ध्यान देना चाहिए। इससे क्या होगा कि हमको हमारा फ़ायदा भी हो रहा है और फ्यूचर जनरेशन को भी फ़ायदा मिल रहा है, ठीक है। तो ये था ओवरऑल इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। अब इस चैप्टर का आगे के लेक्चर्स जहाँ पे हम और डिटेल में इसके बारे में समझेंगे, तो वो लेके मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।